हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेक्चर 80 जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए। और हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके इन क्वेश्चंस के थ्रू कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से डिस्कस हो जाएं। और इससे पहले लेक्चर 1 टू लेक्चर 79 की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 80 को। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखो, आपकी HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक टर्म यूज़ होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है, जो लेबर यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, लेबर यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव किसके साथ डिस्कस करते हैं, जो मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो वो होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो आपकी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी टर्म किसने दी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आपको बताना है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग टर्म किसने प्रोवाइड की है, मीनिंग भी पता होना चाहिए हर एक टर्मिनोलॉजी का, और किसने प्रोवाइड किया, क्योंकि आपका डीप फैक्चुअल क्वेश्चन भी कॉमर्स में पूछे जाते हैं। तो पहला है रीड रिकार्डसन, सेकंड है W.E. डेमिंग, थर्ड है कर्ट लेविन और फिर है सिडनी वेब एंड बियट्रिस वेब। तो हमारा आंसर आएगा सिडनी वेब एंड बियट्रिस वेब हैं जिन्होंने जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग वाली जो टर्म है वो दी है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है और साथ के साथ जो है प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ठीक है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है कि मॉनेटरी पॉलिसी कॉजेज अ डेलिब्रेट चेंज इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर with a view to influencing the price level and the quantum of national output। और सेकेंड में बोला है कि जो फिजिकल पॉलिसी है वो रेगुलेट्स करती है मनी सप्लाई एंड द कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, जैसे कि आपको पता है जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट के जो है एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू से रिलेट करती है, ठीक है। तो और वो उसका मोटिव वही होता है प्राइस लेवल और नेशनल आउटपुट की क्वांटिटी को इन्फ्लुएंस करना, जबकि ये मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में लिखा है। तो और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो जनरली मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है, ठीक है, कॉस्ट और क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को। तो आप देखोगे यहाँ दोनों में रिवर्स लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स को, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के बारे में रिवर्स लिखा हुआ है। और आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों को पहले भी क्वेश्चंस करवाए हैं जिसमें मैं रिवर्स आपको देती थी, मतलब स्टेटमेंट्स की कौन सी किससे रिलेटेड है। और ये आप तभी फाइंड आउट कर पाते हो जब आप लोगों को ये पता हो कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है किसी भी चीज़ का। तो मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर इससे रिलेट है, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट के रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर से। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी फॉल्स हैं। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स हेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है करेक्ट अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। और आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज, कोरिलेशन कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अब है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है आपको बताना है नॉट करेक्ट, यानी कि कौन सी बात जो है फॉल्स है इसके बारे में, जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहला है डिपेंड्स ऑन द ओरिजिन। तो डिपेंड्स ऑन द ओरिजिन जो है ये यहाँ पर रोंग है। उसके बाद है डिपेंड्स ऑन द स्केल, ये भी रोंग है।
डिपेंड्स ऑन बोथ ओरिजिन एंड स्केल, तो ये भी रोंग है, क्योंकि जो कॉफिशेंट कोरिलेशन का कॉफिशेंट होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, क्योंकि कोरिलेशन कॉफिशेंट की ये प्रॉपर्टी होती है। अब चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का क्या मतलब होता है? चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब ये है कि जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उसमें अगर आप कुछ भी प्लस माइनस करते हो तो उसका कोरिलेशन कॉफिशिएंट पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। और उसके बाद अगर हम चेंज ऑफ स्केल की बात करें तो उसमें अगर हम जो उनके वेरिएबल्स होते हैं, अगर आप उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो कोरिलेशन पे उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब जो कोरिलेशन कॉफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और विद रिस्पेक्ट टू यूनिट ऑफ स्केल। तो ये प्रॉपर्टी थी और आप लोगों को इसके बारे में जो है अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमारा पूछा गया था नॉट करेक्ट यानी कि कौन सी फॉल्स है? तो ए, बी और सी तीनों ही फॉल्स है, क्योंकि ए में बोला है कि वो डिपेंड करता है ओरिजिन पे, बी में बोला है कि वो स्केल पे डिपेंड करता है और सी में बोला है कि ओरिजिन और स्केल दोनों पे ही डिपेंड करता है। तो ये तीनों यहाँ पर रॉन्ग है, तो हमारा आंसर वही आएगा ए बी सी। तो ये ए बी सी आपका किस में दिया हुआ है? थर्ड वाले पॉइंट में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग लीगल एनेक्ट्समेंट इन इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट। क्रोनोलॉजिकल होता है आपका टाइम बेसिस पे, आपको बताना है, ये कुछ एक्ट्स दिए गए हैं और ये आपसे बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एक्ट कौन से टाइम में प्रोवाइड किया गया था। तो ये कुछ एक्ट्स बताए गए हैं, एचआरएम से रिलेटेड हैं, कि फर्स्ट टू लास्ट मतलब पहले कौन सा एक्ट आया फिर कौन सा। तो आपको जो है इसको प्रॉपर अरेंज करना है, लेकिन आपको सबसे पहले इन एक्ट्स का जो है टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में ये एक्ट आया है। ओके, तो ये अभी आपको मैं लिखवाती हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ओके, हमारा जो आपका देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मिनिमम वेजेस एक्ट आया था, वो है उसका 1948। तो आप लोगों को ये साथ के साथ नोट करना है और इसके नोट्स भी बनाने हैं। माइंस एक्ट आया था उसके बाद, वो आया था 1952 में। उसके बाद आया था अप्रेंटिस एक्ट जो आया था हमारा 1961 में। और पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट आया है 1972 में। और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो है वो आया है 1986 में। तो आपको देखिए, सबसे पहले आया है मिनिमम वेजेस एक्ट, फिर आया है माइंस एक्ट, उसके बाद है अप्रेंटिस एक्ट, फिर है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, उसके बाद आया है लास्ट में जो है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर क्या बनेगा? सेकंड वाला। देखिए यहाँ पर बी, ए, ई, सी और डी, हमारा आंसर ये वाला बनेगा और आपको ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, सम डॉक्टर्स चार्ज पेशेंट्स फॉर मिस्ड अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, देखो कई बार आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स के से आपने अपॉइंटमेंट्स ली हुई हैं, ठीक है, मान लो आपने आज की अपॉइंटमेंट ली, लेकिन आपने जो है वो उस टाइम आप नहीं गए, ठीक है, जब आपका चेकअप होना था उस टाइम आप नहीं गए। तो अब आगे के लिए जब होगा तो वो उसके लिए चार्ज करेंगे मिस्ड अपॉइंटमेंट्स के लिए। क्यों करते हैं? बिकॉज द सर्विस वैल्यू एग्जिस्टेड ओनली एट दैट पॉइंट, क्योंकि वो उसी टाइम के लिए थी ना सर्विस वैल्यू, और डिसअपियर हो गई जब पेशेंट्स ने नहीं दिखाया, अपना चेकअप नहीं करवाया। तो ये सर्विसेज के जो फीचर्स होते हैं उनमें से कौन से फीचर से रिलेटेड है? देखो आपको पता है सर्विस इंसेपरेबल होती हैं, उनको जो पर्सन प्रोवाइड करेगा आप उससे सेपरेबल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल है, जैसे अगर हम किसी होटल में गए हैं तो होटल की रूम सर्विसेज, ऐसा तो नहीं हो सकता ना हम होटल अलग होगा उसकी रूम सर्विस, ऐसा नहीं हो सकता। इंटेंजिबिलिटी, आप सर्विसेज को टच भी नहीं कर सकते हो। अलग अलग वेरिएबिलिटी हो गई, अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स की आप देखोगे, अब अलग अलग जो होटल्स हैं वो आपको अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो ये आपको। और पेरिशेबिलिटी, तो जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है? पेरिशेबिलिटी, क्योंकि पेरिशेबल हो जाती हैं सर्विसेज की जो वैल्यू है वो उसी टाइम के लिए थी जब अपॉइंटमेंट ली थी, तो वो पेरिशेबल हो जाती है। सर्विसेज को आप स्टोर करके नहीं रख सकते, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? पेरिशेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है बाइनोमियल, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह स्टैट्स में पता होना। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका फॉर्मूला क्या है? एन पी
NP का स्क्वायर रूट और NPQ या NPQ का स्क्वायर रूट। तो देखो वेरिएंस हमारे अगर हम बात करें वेरिएंस की, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की NPQ होती है, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कैसे कर लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या आएगा, 4। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी डायरेक्ट नॉलेज पे बेस्ड होते हैं, जितनी ज़्यादा आप इनको याद रखोगे उतना ही बेस्ट है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी लर्न करने वाली होती है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन मार्केटिंग DSA स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है मार्केटिंग के फील्ड में DSA का फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट आपको दिया है डिलीवरी स्टाफ एजेंसी, सेकंड दिया है ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, और थर्ड है डायरेक्ट सप्लायर एजेंट, और फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई एजेंसी। तो इसका जो है आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, कमेंट सेक्शन में, कि DSA का फुल फॉर्म क्या है। ओके, फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जो है आपको मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। लिस्ट 1 में आपको ट्रेड थियोरी के ऑथर्स दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में आपको थियोरी का नाम बताया गया है। तो ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर थ्योरी जो है किसने दी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी की, तो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है वो रेमंड वार्नर ने दी थी। आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि बी किसके साथ मैच हो रहा है, फर्स्ट के साथ। कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी, ये किसने प्रोवाइड की थी, शेफन लिंडर ने, कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। उसके बाद है हमारा हेक्सचर हॉलिन, उन्होंने फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी दी थी। और एडम स्मिथ ने कौन सी दी थी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एडम स्मिथ ने कौन सी दी थी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, तो आपका जो है इसका करेक्ट मैच बनने वाला है सेकंड, ये दिस वन सेकंड वाला बनेगा। ओके, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, और आपने हर एक क्वेश्चन में कुछ भी जो आपको नया लगेगा उसके साथ के साथ ज़रूर नोट्स बनाने हैं। ओके, और अपना अच्छे से प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।